this is your chemistry mentor and I welcome you to our YouTube channel प्रशम स्टडी। प्रशम स्टडी हमारा जो YouTube चैनल है वो एक ऐसा चैनल है जिस पर आपको हर क्लास 9 से लेकर 12th तक और उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं बैंकिंग, एसएससी एक्सेट्रा की हर सब्जेक्ट की क्लासेस आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी। तो आप हमारे YouTube चैनल प्रशम स्टडी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हर क्लास की हर वीडियो एक ही जगह पर मिल सके। और अगर आपको नोट्स भी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स भी मिल जाएं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारा फेसबुक पर एक पेज है उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो आज के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। आज हम 12th क्लास की सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हमने सबसे पहले जो चैप्टर करना है वो करना है सॉल्यूशन, जो कि चैप्टर नंबर 2 है 12th क्लास का। ठीक है, इस चैप्टर को हम करने वाले हैं सबसे स्टार्टिंग में। तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर विथ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन को ये जान लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। देखो, सॉल्यूशन एक तरीके का मिक्सचर होता है और हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि मिक्सचर्स हमारे दो तरीके के होते हैं। कौन से दो टाइप के मिक्सचर्स होते हैं? एक तो होमोजीनस मिक्सचर होते हैं और दूसरे हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं। अब ये होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं? देखो, जब आपका जो सोल्यूट है वो कॉन्स्टेंटली या फिर यूनिफॉर्मली मिक्स हो पूरे के पूरे मिक्सचर के अंदर, तो हम उसको होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, आप पानी के अंदर चीनी मिलाते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं? पानी के अंदर चीनी मिलाते हैं। तो होता क्या है, जब आप चीनी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं उसके अंदर, तो चीनी का जो अमाउंट है वो पूरे पानी में बराबर होता है ना। अगर आप ऊपर से थोड़ा सा पानी टेस्ट करोगे तो जितना मीठा ऊपर वाला पानी होगा, आप कहीं और से टेस्ट करोगे वहाँ पर भी उतनी ही स्वीटनेस आएगी उस शुगर की। ठीक है, तो मतलब शुगर जो है वो इक्वली स्प्रेड है पूरे के पूरे मिक्सचर के अंदर। तो ये एक होमोजीनस मिक्सचर होता है जिसमें जो सोल्यूट होता है वो पूरे के पूरे मिक्सचर के अंदर इक्वल अमाउंट में यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट होता है, यूनिफॉर्मली कॉन्स्टेंटली मिला हुआ होता है। ठीक है, वो आपका होमोजीनस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजीनस मिक्सचर वो होता है जिसके अंदर आपका जो सोल्यूट है वो यूनिफॉर्मली पूरे के पूरे सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आप वाटर के अंदर सैंड या सॉइल मिला देते हैं, तो सॉइल क्या होती है, कुछ पार्टिकल तो पानी के अंदर सस्पेंडेड रह जाते हैं और बाकी सारे नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ऊपर की तरफ जो सॉइल है उसका अमाउंट कम है और नीचे सॉइल का अमाउंट ज़्यादा है, तो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं है ना सॉइल की पूरे पानी के अंदर। तो इस तरीके के जो मिक्सचर होते हैं वो हमारे हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन कौन सी कैटेगरी में आता है? सॉल्यूशन हमारी होमोजीनस मिक्सचर की कैटेगरी में आता है। मतलब वो सभी मिक्सचर जो होमोजीनस होते हैं, जो यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं हमारे मिक्सचर के अंदर, वो हमारे सॉल्यूशन होते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है? उसकी डेफिनेशन, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस विच आर नॉट सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड सच एज फिल्ट्रेशन। अब आप सॉल्यूशन के अंदर जितनी भी चीज़ें मिक्स होती हैं उसको सिंपल फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। पानी के अंदर अगर आपने चीनी मिला दी है, तो अगर आप चाहो कि फ़िल्टर करके आप पानी अलग कर लो और चीनी अलग कर लो, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। फ़िल्टर करने से पानी और चीनी अगर अलग होती तो आप जो लेमनेड पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, उसे आप जब छान कर गिलास में डालते तो सारी की सारी चीनी निकल जाती, मीठा तो रहता ही नहीं उसमें। और बहुत सारी चीज़, चाय के अंदर चीनी होती है, जब आप उसे छानते तो सारी चीनी चाय से दूर हो गई। बताओ, चीनी का स्वाद तो रहा ही नहीं। तो ऐसा होता है कि सॉल्यूशन के जो सोल्यूट पार्टिकल है आप उनको सिंपली फिल्टर करके अलग नहीं कर पाते अपने सॉल्यूशन से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए मैंने सॉल्यूशन के, जैसे सॉल्ट इन वाटर एंड लेमनेड। लेमनेड मतलब नींबू पानी। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? सॉल्यूशन के ही एग्जाम्पल्स हैं। अब आगे यहाँ पर मैंने होमोजीनस की डेफिनेशन दी हुई है, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अच्छा, हमारे सिलेबस में जो मिक्सचर्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो बाइनरी सॉल्यूशन है। हमें किन के बारे में पढ़ना है? हमें बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे पानी में चीनी मिला दी, सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स है। नमक को पानी में मिला दिया, सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस ही है और हमें बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे मैंने थोड़ा सा सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बताया हुआ है कि सोल्यूट्स क्या होते हैं और सॉल्वेंट क्या होते हैं। ये भी हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, पर आज जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिक की क्लास है तो सारी बेसिक टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। देखो सोल्यूट क्या होता है। आप जब भी कोई मिक्सचर बनाते हैं, कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, एक चीज़ ऐसी होती है जो आपने कंटेनर के अंदर पहले से ली होती है, ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बाद में उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। अब जो चीज़ आपने पहले से ली होती है वो अमाउंट में ज़्यादा होती है और जो बाद में ऐड करते हैं वो कम होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हें चाय बनानी है, चाय बनानी तो सभी को आती ही होगी, है ना। तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप पानी लेते हैं और पानी के अंदर आप चीनी, चाय पत्ती और अदरक और मतलब जो भी आपको मिलाना है वो सारी चीज़ें डालते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपने क्या लिया, वाटर लिया, और जो कि अमाउंट में ज़्यादा होता है ना, वाटर अमाउंट में ज़्यादा होता है। उसके बाद आपने चीनी डाली, चाय पत्ती डाली, क्या वो पानी के बराबर डालते हो, नहीं, वो आप कम डालते हो, है ना। तो सॉल्वेंट जो होता है वो अमाउंट में ज़्यादा होता है और जो सॉल्यूट्स होते हैं वो अमाउंट में कम होते हैं। सॉल्यूट अमाउंट में कम होते हैं और सॉल्वेंट अमाउंट में ज़्यादा होते हैं। सॉल्वेंट सिर्फ एक ही होता है, ठीक है, जैसे पानी आपने जिसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स की वो कोई एक ही चीज़ होगी ना, तो सॉल्वेंट आपका एक ही होता है और सोल्यूट आपके एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है। जैसे मुझे मीठा पानी पीना है तो मैं क्या करूँगी, पानी के अंदर चीनी मिला दूंगी, बस हो गया काम। मुझे नींबू पानी पीना है, नींबू पानी में पीने के लिए मेरे को चीनी भी डालना पड़ेगा, नींबू भी डालना पड़ेगा। अगर सॉल्ट आपको पसंद है तो सॉल्ट भी डालोगे, तो वहाँ पर सोल्यूट आपके क्या हो गए, एक से ज़्यादा हो गए, ठीक है ना। तो सोल्यूट आपके एक से ज़्यादा हो सकते हैं और पर सॉल्वेंट आपका एक से ज़्यादा नहीं होता, वो एक ही होता है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं मिक्सचर्स के जिसमें आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट पहचानने को मिलेंगे। जैसे ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, ऑक्सीजन पानी के अंदर मिक्स है तो ऑक्सीजन अमाउंट में कम होती है और वाटर अमाउंट में ज़्यादा होता है, तो वाटर आपका सॉल्वेंट होगा, ऑक्सीजन आपका सोल्यूट होगा, ठीक है। जो अमाउंट में ज़्यादा वो सॉल्वेंट, जो कम वो सोल्यूट। अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, अमलगम क्या होता है, मरकरी का एक अलॉय होता है, ठीक है। तो अमलगम अलॉय होता है मरकरी का। तो अमलगम विद सोडियम, इसमें ज़्यादा अमाउंट में सोडियम होता है और उसके अंदर कुछ मरकरी मिली हुई होती है, तो सॉल्वेंट आपका क्या हो गया, सोडियम, और सोल्यूट आपका क्या हो गया, अमलगम, मरकरी। कैम्फर इन नाइट्रोजन, कैम्फर क्या होता है, कपूर, नाइट्रोजन के अंदर कपूर मिक्स कर दिया तो नाइट्रोजन गैस ज़्यादा होती है, कैम्फर कम होते हैं, तो नाइट्रोजन इज सॉल्वेंट एंड नाइट्रोजन इज सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इज कैम्फर, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से आपको बता दिया कि क्या सोल्यूट है और क्या सॉल्वेंट है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं, वो सारे मेथड्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। मास परसेंटेज से आप फाइंड कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, ppm, पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आप इनमें से किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी वैल्यूज़ हैं, आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, ठीक है, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब देखो ये जो क्वांटिटीज़ मैंने इधर लिखी हुई है ये आपके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है, पर ये जो इधर वाली हैं ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि मास जो है वो किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। मास जो होता है वो तो फिक्स ही रहता है ना। जब मास फिक्स रहता है तो फिर वो चेंज नहीं होगा, पर वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। तो जब वॉल्यूम चेंज होगा तो वॉल्यूम पे डिपेंडेंट जो क्वांटिटीज़ है वो भी चेंज होगी, तो इसलिए ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं वॉल्यूम डिपेंडेंट होती है और चेंज होती हैं, ठीक है। अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं और फॉर्मूले इनके क्या हैं। फॉर्मूले आपको ज़रूर याद रखने हैं और साथ में हम क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी ये सारे टॉपिक्स हमने 11th क्लास में भी पढ़े थे, वहाँ पर भी आपने पढ़े हुए हैं ये सारी टर्म्स।
सबसे पहली जो टर्म हमारी आती है वो आती है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को मास बाय मास परसेंटेज भी बोलते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है, W/W परसेंटेज, क्योंकि वेट बाय वेट परसेंटेज है ना, तो इस वजह से इस तरीके से डिनोट किया जाता है। फॉर्मूले जितने भी हम पढ़ेंगे रिलेटेड ही हैं थोड़े, तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। सिंपल, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, और परसेंटेज है तो हमें इंटू 100 करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला मास परसेंटेज का। अब नीचे मैंने एक एग्जाम्पल रखा हुआ है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 10% ग्लूकोज है वाटर के अंदर बाय मास। ठीक है, बाय मास मेंशन कर दिया ना, उस चीज का ध्यान रखना है। बाय मास 10% ग्लूकोज है वाटर के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, 10% ग्लूकोज का क्या मतलब है, अगर परसेंटेज का टोटल कितना होता है, 100 होता है परसेंटेज का टोटल, जिसमें से 10 ग्राम आपके पास क्या है, ग्लूकोज, तो वाटर कितना होगा, 90 ग्राम। जब टोटल 100 है, 100 में से ग्लूकोज कितना है, 10%, मतलब 10, 100 का 10% 10 ही होता है, और बचा कितना, 90%, जो कि वाटर हो गया। बाय मास लिखा है तो हमने ग्राम लगा दिया। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन में अगर मास ना देकर परसेंटेज में बोल दिया कि 10% ग्लूकोज है इन वाटर, तो आप समझ जाइएगा कि 10 ग्राम ग्लूकोज है और 90 ग्राम वाटर है। अब अगर मैं इसको फॉर्मूले में रख दूं तो कैसे रखे जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट हमारा क्या है, कम अमाउंट में जो है ग्लूकोज 10 ग्राम, तो ऊपर आएगा 10, नीचे क्या आएगा, पूरा सोल्यूशन, सोल्यूशन कितना है 100 इंटू 100। ठीक है, 100 हो गया। अब जब आप इसको करेंगे 100 से 100 कट, 10% आ गया, और हमें 10% ही दिया गया था, है ना। तो क्लियर है आपको इतना, ठीक है। तो ये हो गया आपका मास परसेंटेज। उसके बाद आते हैं मोलैरिटी पे। मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी आपकी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसकी यूनिट भी एम से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, एम इसकी यूनिट होती है। मोलैरिटी होता क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन या डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है सोल्यूट के, वो आपकी मोलैरिटी कहलाती है। ठीक है, मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, किसी भी सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, और जो डेफिनेशन है उसी के साथ आपको फॉर्मूला मिलेगा, जो डेफिनेशन है वही फॉर्मूले में आपको चेंज करनी है। मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन आपका लीटर में ही होना चाहिए, अगर लीटर में नहीं है तो आप उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में मिलीलीटर में दिया है तो आप उसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मोलैरिटी से रिलेटेड अभी हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम परसेंटेज, इसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी बोलते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम। ऊपर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आप इसको बोल सकते हो, और नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ऊपर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, वेट बाय वेट भी इजी है, ऊपर मास ऑफ सोल्यूट नीचे मास ऑफ सोल्यूशन। ऐसे ही वॉल्यूम परसेंटेज भी है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और परसेंटेज है तो दोनों में मल्टीप्लाई बाय 100। सेम ऐसे ही एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर देखो बोला है 10% इथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर, 10% इथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर। अब 10% इथेनॉल है, परसेंटेज का टोटल 100, 10% इथेनॉल मतलब 10 ml क्या है, इथेनॉल है। वाटर के अंदर है तो वाटर कितना होगा 90 ml, और अगर पूरे सॉल्यूशन की बात करेंगे तो पूरा सॉल्यूशन तो 100 ml है ही, है ना। तो परसेंटेज अगर हम निकालें तो हमें बोला गया है ऊपर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है 10 ml, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है टोटल 100 ml।
इंटू 100, तो यहाँ से आपका 10% आ गया ना, 100 से 100 कट गया, 10% आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है, समझ गए होंगे आप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है आपका। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH, 5 ग्राम NaOH इन 450 ml सोल्यूशन। 450 ml सोल्यूशन के अंदर आपको 5 ग्राम NaOH दिया हुआ है। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी का, वो याद करेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। ऊपर क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। क्या था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, पर हमें सोल्यूट के मोल्स ना देकर यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट दे दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। हमने सीखा था छोटी क्लास में कि हम किस तरीके से निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स को N से डिनोट करते हैं। ऊपर आता है गिवन मास और नीचे आता है मोलर मास, है ना। ऊपर आता है गिवन मास, नीचे आता है मोलर मास। अभी गिवन मास हमें क्या दिया हुआ है, गिवन मास हमें दिया हुआ है 5 ग्राम, तो यहाँ पर हम रख देंगे 5 ग्राम, ठीक है, 5 रख दिया। उसके बाद नीचे मोलर मास इसका क्या होगा, मोलर मास हमें निकालना पड़ेगा, इजीली हम निकाल सकते हैं। देखो मोलर मास कैसे निकालते हैं, सोडियम का, एक सोडियम का मास 23 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना 16, और फिर एक हाइड्रोजन का कितना +1, टोटल कितना हुआ 6 + 3 9, 9 + 1 10, 0 2, एक 3 और एक कैरी था जो 4, तो टोटल मास कितना आया हमारे पास 40, तो मोलर मास 40 रख देंगे। काटेंगे 5 1 ज़ा 5 और 5 8 ज़ा 40, मतलब 1/8, और 1/8 हमारा कितना होता है 0.125, ठीक है। 1/8 क्या होता है 0.125, तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद हमें क्या चाहिए, नीचे वॉल्यूम। मोलारिटी में नीचे वॉल्यूम इन लीटर था ना, पर ये तो मिलीलीटर है, तो हम क्या करेंगे 450 डिवाइडेड बाय 1000। अब हमारे पास मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के भी आ गए और नीचे वॉल्यूम भी आ गया। अब क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट करनी है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नीचे इसके 1000 था, 1000 ऊपर चला गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मोलारिटी कितनी आ जाएगी 0.278 मोलारिटी आ गई, ठीक है। यहाँ पर जो ये मोल पर लीटर है, ये किस तरीके से आई यूनिट, आप सीधा एम भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर एम लिखा हुआ है, आप एम भी लिख सकते हो और मोल पर लीटर भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही चीज है। कैसे, देखो ऊपर हमारे क्या आते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट मोल्स, और नीचे आती है वॉल्यूम इन लीटर। तो लीटर जब ऊपर जाएगा तो पर लीटर बन जाएगा, मतलब पावर -1 आ जाएगी, तो मोल पर लीटर, ये इस तरीके से ये यूनिट है, ये मोल पर लीटर, ठीक है। तो आप एम लिखें, आप मोल पर लीटर लिखें, आप मोल पर डेसीमीटर लिखें, बोथ आर सेम, तीनों के तीनों सेम ही है, ठीक है ना। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप ये लिखकर आंसर निकाल के छोड़ के आ जाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है ना। आई होप आपको ये पूरा सोल्यूशन क्लियर हुआ होगा, बहुत ईजी तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने आने चाहिए, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने आते हैं तो आप इजीली नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। मिलीलीटर से लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करें और फिर वॉल्यूम को और नंबर ऑफ मोल्स को फॉर्मूले में पुट कर दें और सिंपली सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ से हमारी मोलारिटी इस तरीके से आ जाएगी। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम मतलब ऊपर मास नीचे वॉल्यूम। ऊपर मास आएगा सोल्यूट का, वॉल्यूम आएगा सोल्यूशन का, ठीक है। मास सोल्यूट का, वॉल्यूम सोल्यूशन का। ये जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, ये मेथड हमारा मेडिसिन और फार्मेसी में यूज होता है, ठीक है। वहां पर
यूज़ किया जाता है, जो भी मेडिसिन वगैरह प्रिपेयर की जाती है, केमिकल्स वगैरह प्रिपेयर किए जाते हैं, उसको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की हेल्प से ही मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट आती है मोलालिटी। दिस इज मोलालिटी, और इससे पहले पढ़ी थी मोलैरिटी, वो री थी, ये ली है, मोलैरिटी और ये मोलालिटी, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। देखो इसको याद करना बहुत ईजी है। अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे उसमें नीचे सॉल्यूशन आ रहा था, जो भी चीज़ थी सॉल्यूशन की थी, पर यहाँ पर ये इकलौता ऐसा फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा है जिसमें मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट आता है, और मास ऑफ सॉल्वेंट भी किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मोलालिटी। मोलालिटी की डेफिनेशन क्या है, मोलालिटी जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट का मास इन केजी, ठीक है ना। ये आपकी मोलालिटी की डेफिनेशन हो गई। सेम जो डेफिनेशन है वही फॉर्मूला है, फॉर्मूले से डेफिनेशन बन जाएगी, डेफिनेशन से फॉर्मूला बन जाएगा, दोनों सेम ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं मोल फ्रैक्शन पर। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो मोल फ्रैक्शन जो है बहुत ही सिंपल है। मोल फ्रैक्शन आपका, हम किसी भी चीज़ का फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जितना वो अवेलेबल है अपॉन में टोटल। किसी भी चीज़ का फ्रैक्शन ऐसे ही तो निकलता है, जितना वो अमाउंट में प्रेजेंट है अपॉन में टोटल। तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें एक ए है चीज़ और एक बी है चीज़, ठीक है। एक सॉल्वेंट है, एक सोल्यूट है, या कोई भी दो चीज़ें हैं, एक का नाम ए दूसरे का नाम बी, ठीक है। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो मैं ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ए के रखूंगी और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स रखूंगी, ठीक है। ऊपर ए के नंबर ऑफ मोल्स, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जिसके भी निकालने हैं आपको मोल फ्रैक्शन, उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और नीचे टोटल। ये सिंबल होता है, ये मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है, इसको जीटा बोलते हैं, ठीक है। जीटा, जीटा ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है उसको कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब ए और बी का एडिशन, ठीक है ना। इसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन पर ही है। क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C2H6O2, है ना। C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है इन अ सोल्यूशन containing 20% of C2H6O2 by mass। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 20% C2H6O2 by mass, मतलब जितना भी सॉल्यूशन है, मतलब 100% सॉल्यूशन, जिसमें से 20 बाय मास मतलब 20 ग्राम हमारे पास क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, और बचा हुआ 80 ग्राम क्या है, बचा हुआ 80 ग्राम आपके पास क्या होगा, वाटर में ही तो सॉल्यूशन बना है, तो 80 ग्राम हमारे पास वाटर हो जाएगा। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स हमें इथाइलिन ग्लाइकोल के भी चाहिए और नंबर ऑफ मोल्स हमें वाटर के भी चाहिए। तो निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। गिवन मास तो हमारे पास 20 ग्राम है, मोलर मास हमें निकालना पड़ेगा। मोलर मास मैंने यहाँ पर निकाल के दिखाया हुआ है, कैसे निकाला हुआ है वो देखिए। कार्बन, एक कार्बन का मास कितना होता है 12, और टोटल कितने कार्बन है 2, तो 12 इंटू 2 प्लस कितना होता है एक हाइड्रोजन का मास 1, और टोटल कितने हाइड्रोजन है 6, तो 1 इंटू 6। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 और 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 62 ग्राम आपका क्या आ गया मोलर मास। तो
गिवन मास हमारे पास कितना है, गिवन मास हमारे पास था 20, तो ऊपर रखेंगे 20। नीचे मोलर मास अभी हमने निकाला, मोलर मास हमने निकाला 62, तो नीचे क्या रखेंगे 62। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.322। ठीक है, ये आ गया हमारा मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, ऐसे ही वाटर का निकालेंगे। ऊपर गिवन मास जो कि 80 ग्राम था, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, H2O में 2 हाइड्रोजन, मतलब 2 × 1 2 प्लस 16, तो हो गया 18। तो 18 होता है हमारे वाटर का मॉलिक्यूलर मास। सॉल्व करेंगे तो 4.444। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल भी आ गए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी आ गए, दोनों आ चुके हैं। अब दोनों आ चुके हैं तो ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, क्योंकि हमें इसी का निकालना है, और नीचे क्या आएगा टोटल दोनों के मोल नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें वाटर का बोला जाएगा तो हम वाटर का भी निकाल सकते हैं। वाटर के में क्या हो जाएगा, बस ऊपर आ जाएगा वाटर का मोल फ्रैक्शन और नीचे टोटल मोल फ्रैक्शन। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इसके अलावा एक और शॉर्ट ट्रिक होती है, क्या होती है, देखो अगर हमारे पास फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन है, तो उस फ्रैक्शन का जब हम किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं तो फ्रैक्शन का जो टोटल आता है वो 1 आता है। जैसे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 है ना। 1/2 को 1/2 से प्लस करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा 2/2, मतलब 1 आ जाएगा। तो फ्रैक्शन कितना आएगा 1, फ्रैक्शन का टोटल 1 होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया 0.068, तो आप दूसरे का पूरा ना निकालने की जगह 1 में से माइनस करके निकाल लो 0.068। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे 1 में से तो भी आपका वाटर का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.932। तो आप चाहो तो ऐसे पूरा फॉर्मूला लगा के निकालो या फिर 1 में से माइनस करके निकाल लो, इस तरीके से दोनों में आंसर सेम ही आएंगे। ठीक है, और मार्क्स भी नहीं कटेंगे। कभी आप सोच रहे हो मैम ऐसे करेंगे तो कभी मार्क्स कट जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, आई होप आपको मोल फ्रैक्शन निकालना आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मोलालिटी का एक क्वेश्चन है, आपको मोलालिटी फाइंड करनी है। 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड आपके पास प्रेजेंट है 75 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर। ठीक है, अब देखो आपको मोलालिटी का फॉर्मूला याद होगा। मोलालिटी में क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स, नहीं मास, हाँ ठीक है, आपको क्या करना होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट था, भूलना नहीं, कभी सॉल्यूशन लगा दो। मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किसमें, केजी में। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स के लिए पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक कार्बन का 12, 2 कार्बन का 12 × 2, एक हाइड्रोजन का 1 और 4 हाइड्रोजन का 1 × 4, एक ऑक्सीजन का 16 और 2 ऑक्सीजन का 16 × 2। तो इस तरीके से सॉल्व करके हम निकाल लेंगे जो कि हमारा 60 आएगा। ठीक है, मोलर मास। अब आपको क्या करना है, गिवन मास 2.5 अपॉन मोलर मास 60, सॉल्व करेंगे तो 0.0417। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। मास हमें 75 ग्राम, ग्राम में दिया हुआ है, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, जैसा मर्जी आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, पाउंड में 1000 लिखोगे वो भी ठीक है, 10 की पावर -3 लिखोगे तो भी ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट करनी है। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ये नीचे मास आ गया सॉल्वेंट का डिवाइडेड बाय 1000 और 1000 ऊपर चला गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी मोलालिटी आ गई। सिंपल है ना, बहुत सिंपल होता है। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो चीज़ें गिवन है उसको देखो,
जो चीज़ निकालनी है उसको देखो, फिर जो चीज़ निकालनी है उसका फॉर्मूला चेक करो कि भाई हमें ये चाहिए, और फिर उनको फाइंड करो। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने एक मोलालिटी का क्वेश्चन भी कर लिया। तो फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे, और आई होप आपको फॉर्मूले याद भी हो गए होंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं ना, उतने ही ज़्यादा फॉर्मूले आपके दिमाग में बैठते हैं। ठीक है। तो कोशिश करनी है इस क्लास के बाद आपको बुक के अंदर जितने भी मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास बाय मास, जितने भी क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से मिले, आप सारे क्वेश्चंस को करें। ठीक है। उससे क्या होगा ना, आपको फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे, आपको बैठ के रटने नहीं पड़ेंगे, है ना। तो क्वेश्चंस करिएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, पीपीएम इसको बोलते हैं। पीपीएम देखो अलग से कोई चीज़ नहीं है, पीपीएम एक जस्ट मेजरिंग क्वांटिटी है। मेजरिंग क्वांटिटी का क्या मतलब है कि आपको पता है बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हम लैब में यूज़ करते हैं, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो जब क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती तो हमें कोई छोटी यूनिट चाहिए होती है मेज़र करने के लिए। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक पेंसिल दी हुई है और वो पेंसिल कितने साइज की है, आप उसको मेज़र करो, तो क्या आप उसको किलोमीटर में मेज़र करेंगे? आप बोलेंगे मैम कैसी बात कर रहे हो, किलोमीटर में कोई पेंसिल मेज़र करता है, वो तो इतनी छोटी सी होती है। भाई बात तो बिल्कुल सही बोली है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास, आपको मुंबई से लेके दिल्ली तक का डिस्टेंस मेज़र करना है, तो क्या आप उसको सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे? आप बोलेंगे मैम क्या बात कर रहे हो, यहाँ से लेके वहाँ तक का इतनी दूर हमारा मुंबई और दिल्ली, क्या इतनी दूर से हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो आप किस में मेज़र करेंगे? किलोमीटर में मेज़र करेंगे। क्यों मेज़र करेंगे? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और जब पेंसिल की बात कर रहे थे तो वो बहुत छोटी होती है, तो आपने उसको मेज़र करने के लिए छोटी यूनिट यूज़ की, सेंटीमीटर यूज़ की। और जब आपका डिस्टेंस बढ़ गया तो आपने बड़ी यूनिट यूज़ की। तो कम क्वांटिटी के लिए आपको छोटी यूनिट चाहिए होती है और बड़ी क्वांटिटी के लिए आपको बड़ी यूनिट चाहिए होती है। ऐसे ही ये पार्ट पर मिलियन एक क्वांटिटी है, ये बहुत ही जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उनको मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है, पार्ट पर मिलियन। ठीक है ना। तो जब कोई सोल्यूट बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तो हम उसकी कंसंट्रेशन को, उसके अमाउंट को पार्ट पर मिलियन से डिफाइन करते हैं। ठीक है। पार्ट पर मिलियन क्या होते हैं? सिंपली नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट मतलब सोल्यूट। ठीक है। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, कितना सोल्यूट प्रेजेंट है वो। उसके नीचे क्या आएगा अपॉन में, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। टोटल कितने कंपोनेंट्स है वो टोटल नीचे आ जाएगा, मतलब सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ऊपर सोल्यूट की बात कर रहे हैं, नीचे सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इंटू 10 की पावर 6, इंटू 10 की पावर 6। तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर सोल्यूट का अमाउंट रखना है, नीचे टोटल सोल्यूशन का अमाउंट रखना है और इंटू 10 की पावर 6 कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है कि 6 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम डिजोल्व है ऑक्सीजन, मतलब काफ़ी कम अमाउंट है। 10 की पावर -6 का मतलब क्या है, 0.006, यही मतलब है। तो ये काफ़ी कम अमाउंट हो गया ना, तो इसीलिए हम इसको पार्ट पर मिलियन में लेंगे। तो ऊपर क्या आएगा, सोल्यूट का अमाउंट 6 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन सोल्यूशन सी वाटर का पूरा 1030 इंटू क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6। पार्ट पर मिलियन के लिए 10 की पावर 6 लगाते हैं। इसको सॉल्व करेंगे जब इसको आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.8। क्या आ जाएगी वैल्यू, 5.8 पार्ट पर मिलियन। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पार्ट पर मिलियन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने इतना ही रखा है। आज हमने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं, बहुत सारी बेसिक चीज़ें, बेसिक टर्म्स, ये सारी चीज़ें सीखी है। अगली क्लास में और अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ आएंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस देखते रहिए, हमें प्रश्न स्टडी पर फॉलो करते रहिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर के नोट्स आपको मिलते रहें तो आप मुझे फॉलो कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें फॉलो कीजिए, वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिए। आपको हर वीडियो का लिंक भी वहाँ अवेलेबल मिलेगा और आपको हर क्लास के नोट्स भी वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है।
तो आई होप आपको आज की क्लास का समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसी लगी इस बात को भी बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।